हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द रियर साइड ऑफ द मून वाज फोटोग्राफ्ड बाय। कौन सी मिशन के दौरान हमने जो रियर साइड है मून का उसकी फोटोग्राफ ली थी? हमने नहीं, मतलब कौन सी स्पेस एजेंसी ने ली थी, यहाँ पर देख लेते हैं। और मिशन का नाम क्या था? विकिंग फर्स्ट, विकिंग सेकेंड, लूनर थर्ड एंड मार्नियर नाइन्थ। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकेंड का टाइमर ऑन कीजिए, देन इसका आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। गाइस इसका सही आंसर है लूनर थर्ड, ठीक है जी। और इसको लॉन्च करा गया था यूएसएसआर के द्वारा। एंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, 1959। एंड इससे पिक्चर्स ली गई थी। हालांकि वो पिक्चर्स ज़्यादा क्लैरिटी में नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ पता लगा था हमें डार्क साइड ऑफ मून के बारे में। फर्स्ट टाइम पिक्चर्स आई और काफ़ी कुछ जानकारी हमें मिली। और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। बाकी स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने आपको बताया उतना मोर देन इनफ है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए क्विज देख लेते हैं। एक ही क्विज है, इसको मैं लास्ट में सॉल्व करवाऊंगा। प्लिमसॉल लाइन इज अ रेफरेंस लाइन इन। तो चार ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सा सही है। ए ऑप्शन है प्लेन, बी है ट्रेन, सी है शिप एंड डी है सबमराइन। इसका आंसर हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सोचिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ब्रॉकहेवन नेशनल लेबोरेटरी इन न्यूयॉर्क एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड कॉस्मिक हिस्ट्री। कॉस्मिक हिस्ट्री बोले तो यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है। यूज्ड एज ए जाइंट एटम स्मैशर एज जनरेटेड टेम्परेचर ऑफ। मतलब जो एटम, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, कॉस्मिक हिस्ट्री को जानने के लिए जो इन्होंने थ्योरी दी उसमें इन्होंने कितना टेम्परेचर जनरेट करा था। चार ऑप्शन है, 52 बिलियन डिग्री सेल्सियस, 85 बिलियन डिग्री सेल्सियस, या फिर 2.5 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस, या फिर 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए होपफुली आपने इसका सही आंसर मार्क करा होगा। गाइस इसका सही आंसर है डी, 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस। और इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, समटाइम्स फ़ारेनहाइट में आ जाता है 7.2 ट्रिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों केस में आपने याद रखना है। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करवा देता हूँ आपको। आप सब जानते हैं एटम में जो न्यूक्लियस होता है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा प्रोटॉन और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है जी। अब इन दोनों को साइंटिस्ट ने कोलाइड करवाया, ठीक है। और लाइट की स्पीड पे कोलाइड करवाया। लाइट की स्पीड आप सब जानते हैं बहुत होती है, ठीक है। और जब कोलाइड कराया तो आप ऐसे समझिए इसको, इसमें RHIC, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वेयर सेंट स्पीडिंग अराउंड RHIC नियर एट लाइट स्पीड। जैसे कि मैंने बताया आपको, RHIC क्या है? रिलेटिव रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोलाइड करवाया, कोलाइड करवाने के बाद हुआ क्या, इसके जो आयंस हैं इसके आयंस आपस में कोलाइड हुए और बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई। एनॉर्मस एनर्जी जब रिलीज़ करी इन आयंस ने, तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन थे और जो न्यूट्रॉन थे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अंडर द और अच्छा, ये कौन से हमने एक्सपेरिमेंट में किया था? गोल्ड न्यूक्लियाई में, ठीक है। इसमें मेल्ट होना स्टार्ट हो गए। अब जब मेल्ट होना स्टार्ट हुए तो फिर इसी तरह से इस थ्योरी को देखा गया कि हमारा यूनिवर्स भी ऐसे ही बना होगा। मतलब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। मान लो कि जैसे अब आपने एक आयन को दूसरे आयन के साथ जब कोलाइड करवाया तो बहुत ही भयंकर वाली यहाँ से एनर्जी निकली, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने माना कि एक सिंगुलरिटी से, जब हमारा बिग बैंग थ्योरी की हम थ्योरी पढ़ते हैं, मैंने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी में एक्सप्लेन करवा रखी है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक टेलीस्कोप था, ठीक है। एक टेलीस्कोप में हमने देखा कि गैलेक्सीज बहुत दूर दूर जा रही हैं, ठीक है। अब गैलेक्सीज दूर दूर जा रही हैं और इस टेलीस्कोप के बाद पता लगा कि भाई ये जो गैलेक्सीज हैं ये तो टाइम के अकॉर्डिंगली फिर दूर दूर जाएंगी, ठीक है। और दूर दूर जा भी रही थी, ठीक है। तो फिर ऐसे साइंटिस्ट ने पता लगाया और सारे के सारे जो वेरिएंट थे उनको कैलकुलेट करके कि जो गैलेक्सीज हैं या जो भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो एक टाइम में एक सिंगल पॉइंट से निकला हुआ है। मतलब एक सिंगल पॉइंट में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, इससे पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। और टाइम पीरियड निकल कर आया 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ।
और इसमें भी एक बिग बैंग थ्योरी को लाइव एग्जांपल करके देखा गया, मतलब दो आयन को कोलाइड करवाया, कोलाइड करवाने के बाद जब एनोमर्मस मतलब बहुत भयंकर वाली एनर्जी निकली, उसी को ही बेसिकली कंसिडर करा जाता है। वैसे ही यूनिवर्स के एक्सप्लोजन के टाइम में एनर्जी निकली होगी। ठीक है जी, चलिए, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है वो डिटेल आपको यहाँ पर लिखी हुई है, पर इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड। अब कॉमेट्स किसके चारों ओर घूमते हैं? अर्थ के, वीनस के, सन के, जुपिटर के। तो कॉमेट्स घूमते हैं सन के अराउंड। कॉमेट्स को ध्यान से समझना है, इसको धूमकेतु भी कहा जाता है और हिंदी में इसको पूछल तारा भी कहा जाता है, पूछ वाला। अब मैं शायद सही से बोल पा रहा हूँ या नहीं, पर चलिए, कॉमेट्स सन के रिवॉल्व अराउंड, मतलब जो कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। ये होते हैं फ्रोजन, फ्रोजन गैसेस होती हैं, या फिर आप ऐसे समझ लो फ्रोजन गैसेस रॉक, या फिर डस्ट पार्टिकल के बने होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे गैस और डस्ट वेपोराइज्ड हो जाती हैं तो वो सन के पास आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और जब सन के पास आना शुरू हो जाती हैं तो ये एक आइस जेंट होते हैं, और आइस जेंट ये एक इस तरह से अपनी पूंछ या एक तरह से अपनी जो डस्ट पार्टिकल है उसको रिलीज कर देते हैं, और डस्ट पार्टिकल जब रिलीज करते हैं तो ऐसे टेल बन जाती है। ठीक है, तो हमें ये इस तरह से इसका व्यू देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मैं इसको डिटेल में आपको समझा देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो कॉमेट्स होता है वो बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स होते हैं कॉमेट्स में। एक होता है न्यूक्लियस, और एक होता है कोमा, और एक होता है टेल। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस होता है, मान लो कि ये कॉमेट है, कॉमेट का जो सॉलिड वाला पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके जो चारों ओर ये डस्ट पार्टिकल है इसको क्या कहा जाता है? कोमा कहा जाता है। और टेल, ये जैसे जैसे सन के करीब जाएगा, सन की ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सन कुछ समय के बाद इसको अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से जब अट्रैक्ट करेगा तो सन के करीब जाएगा, तो इससे क्या होगा कि ये तो आगे की ओर जा रहा है और पीछे की ओर ये डस्ट पार्टिकल इस तरह से यहाँ पर एक टेल बनाते हुए दिखेंगे। ठीक है, ये इसको इस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं कॉमेट को। ठीक है, सन के करीब आकर इसमें न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस मतलब इस तरह से विजिबल होता है, और कोमा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो टेल बनेगी वो बिल्कुल अपोजिट साइड में बनेगी। ठीक है, और टेल किसकी बनती है? जो डस्ट पार्टिकल होती है उसकी बनती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, कॉमेट इज एन आईसी स्मॉलर सोलर सिस्टम बॉडी व्हेन पासिंग क्लोज टू द सन हीट्स अप, begins outgas displaying visible atmosphere और कोमा एंड sometime also a tail। कोमा को ही या फिर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे टेल बनाने शुरू कर देते हैं, और इसी को ही हम यहाँ पर विजिबल कर पाते हैं। ठीक है, और दिस फिनोमिना आर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है जी, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलाइड साइंस प्रपोज टू सेटअप? फोर ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सा सही है। ए ऑप्शन क्या कहता है हमें? बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पुणे, एंड डी बोले तो इलाहाबाद। ठीक है जी, चार ऑप्शन है। वीडियो को पॉज कीजिए, सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, आपने सही आंसर लगाया होगा। इसका सही आंसर है डी, इलाहाबाद। ठीक है जी, आईआईटी इलाहाबाद इसका सही आंसर है, आईआईटी इलाहाबाद। ठीक है, आईआईटी इलाहाबाद बेसिकली एक यूनिवर्सिटी का बना था 2000 में। ठीक है जी, तो ये डिपार्टमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इलाहाबाद में। हालांकि आज की डेट में इलाहाबाद को आप सब जानते हैं प्रयागराज कहा जाता है, बट आप इसको इलाहाबाद ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नाम चेंज नहीं हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ इंडियाज रिसर्च स्टेशन एट द नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल क्या होता है? देखिए, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, अब अर्थ पे बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, जैसे बिल्कुल अगर हम मिड में बात करें तो यहाँ पर इक्वेटर है, इसको आप हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक, इसके पैरेलल क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और इसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। ठीक, इसके नीचे पैरेलल क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको हम मकर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ही यहाँ पर ना, अब मैं इसको टिल्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पर जो बिल्कुल लाइन होगी, ये एक एक्सिस लाइन है, इसको हम एक तरह से डिवाइड करते हैं। यहाँ होता है नॉर्थ पोल और यहाँ होता है साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल कहाँ पे होगा? आर्कटिक में, आर्कटिक रीजन में। और साउथ पोल कहाँ होगा? यहाँ इस रीजन में, अंटार्कटिक वाले रीजन में। ठीक है, तो इंडिया का पहला रिसर्च सेंटर जो नॉर्थ पोल में है, ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे, नॉर्वे में भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर, स्पिट्स बेर्गेन जगह है एक, और इसको स्पिट्स बेर्गेन ऐसे कहा जाता है, स्वेलबेन
नॉर्वे, ठीक है। और ये कौन सा स्टेशन है? हिमाद्री स्टेशन, ठीक है जी। चलिए इनमें से आप बताना मुझे, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, चलिए नन ऑफ दिस, क्या इन दोनों में से बताइएगा कि अंटार्कटिका वाला कौन सा हमारा स्टेशन है? क्या दोनों हैं, क्या इनमें से एक है, क्या इनमें से कोई नहीं है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और ये स्टेशन क्यों लगाए जाते हैं? अर्थ को प्रॉपर ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है जी। चलिए बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया स्पिट्सनबर्ग स्वरनबर्ग नॉर्वे में हमारा ये स्टेशन लगा हुआ है और इसका नाम क्या है? हिमाद्री। और हिमाद्री कहाँ किसको जाता है ये तो आपको पता ही होगा, वैसे मैं ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा। माउंटेन रेंज है हमारे यहाँ पर, फोल्ड माउंटेन रेंज। जो फर्स्ट रेंज होती है इसको हिमाद्री कहा जाता है, बीच वाली को हिमाचली कहा जाता है, तीसरी को शिवालिक कहा जाता है। बट चलिए माउंटेन में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो फाउंडेड? इसरो फंक्शनिंग में कब आया था? ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। इसरो आया था फंक्शनिंग में 1969 में, ठीक है जी। चलिए इसरो के जो चेयरमैन है आप सब जानते हैं, उनका टेन्योर 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और डेफिनेटली आप उनका नाम जानते होंगे, तो उनका नाम आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। बाकी हम डिटेल इन्फॉर्मेशन इसरो से देख लेते हैं। इसरो टॉप 6 ऑर्गेनाइजेशन में आता है और एजेंसी में आता है, स्पेस एजेंसी में। नासा, RKA, ईसा, CNSA, जैक्सा, ये जापान की है, ठीक है। ये इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना, ठीक है। और आपको पता है हमारा जो इसरो है उसकी जो फर्स्ट सैटेलाइट थी वो थी आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट हमने किसके किसके हेल्प से लॉन्च करी थी? सोवियत यूनियन 1975 में। और बनाई भी इसको बेसिकली हमने USSR के हेल्प से थी, मतलब इसरो ने बनाई थी, फिर भी हमने लॉन्च किसके हेल्प से करी थी? सोवियत यूनियन या फिर USSR भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इंडिया की फर्स्ट सेटेलाइट थी कौन सी जो इंडिया ने खुद से लॉन्च करी थी? रोहिणी, ठीक है। व्हीकल कौन सा यूज़ करा था? SLV-3 और 1980 में इसको लॉन्च करा गया था, ठीक है जी। इसरो ने 2 रॉकेट्स भी लॉन्च करे, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV, GSLV, इनको बहुत ज़्यादा आप लोग न्यूज़ में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो अभी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 ये मैं पढ़ाता रहता हूँ आपको, ठीक है जी। तो काफ़ी जो इसरो है कफ़ायती रॉकेट्स लॉन्च करने में माना जाता है, ठीक है। बहुत सारी सेटेलाइट्स हम फॉरेन की भी लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है चेयरमैन कौन है इसरो के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एस्ट्रोनॉट्स स्काई में जाएं तो उनको क्या अपीयर होता है? वाइट कलर की स्काई अपीयर होती है, या फिर स्काई के पास जो भी होता है वो वाइट कलर का होता है, रिच ब्लू होता है, लाइट ब्लू होता है, या फिर डार्क होता है? वीडियो को पॉज कीजिए, इसका सही से आंसर मार्क कीजिए। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्काई मतलब जाएगा तो उसको स्काई कैसा अपीयर होगा? डार्क, ठीक है जी। अब ऐसा क्यों होता है? देखो सनलाइट हमारे कॉस्मोस में बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, ठीक है। और लाइट स्पेस में बिल्कुल सीधी होने की वजह से होता क्या है, हम सन को देखते हैं तभी लाइट विजिबल होती है, अदरवाइज हमें लाइट विजिबल नहीं होती। अगर हम इधर उधर देखेंगे तो क्या विजिबल होगा? बिल्कुल डार्क, ठीक है। मतलब अगर हम एज अ एस्ट्रोनॉट हो, ठीक है, तो आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, सन लाइट डजेंट लाइट अप स्पेस बिकॉज देयर इज ए नथिंग देयर फॉर इट टू लाइट अप। अब लाइट अप कैसे होगा? जो डस्ट पार्टिकल है उन पर पड़ेंगी तो हमें लाइट विजिबल होगी, फिजिक्स का फिनोमेना है, बहुत ही सिंपल सा। बट चलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। लाइट इन स्पेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सो वी ओनली सी सनलाइट व्हेन वी लुक एट द सन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और ऐसा हमें कोई स्टार भी नहीं दिखता, ठीक है। बट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज सिचुएटेड एट। ये जो इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके ऊपर कमांड अपनी अच्छी रखना। चलिए साहा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? न्यूक्लियर फिजिक्स जो साहा इंस्टीट्यूट है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, या फिर न्यू दिल्ली में? ये आपको देखने को मिलेगा कोलकाता में, ठीक है जी। लोकेटेड एट बिधन नगर, कोलकाता, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTEC स्टैंड्स फॉर, OTEC स्टैंड्स फॉर, 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कन्वेंशन, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ठीक है जी। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही है कौन सा नहीं। देखिए OTEC स्टैंड्स फॉर ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। अब ये बेसिकली क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है?
द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कूलर डीप एंड द वार्मर शैलो और सरफेस ओशियन, ठीक है। इसलिए इसको यूज़ किया जाता है और यूजली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। अगर हम बात करें हीट इंजन एंड प्रोड्यूस यूजफुल वर्क यूजली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड हीट साइकिल, ठीक है जी। तो इसलिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल दैट लैंडेड मैन ऑन द मून। सबसे पहले जो हमारे स्पेस में एंटर हुए थे मैन, मतलब स्पेस में मैन गए थे, तो वो कौन से मिशन के थ्रू गए थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल दैट लैंडेड मून ऑन द मून। ईगल, कोलंबिया, चैलेंजर या फिर अपोलो। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, अपोलो, ठीक है जी। यूएसए के द्वारा बहुत ही मिशन लॉन्च करे गए थे, अपोलो 1 से लेकर अपोलो 15, ठीक है जी। एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए ये अपोलो मिशन लॉन्च करे गए थे, ठीक है जी। और चलिए यहाँ पर एक बार, द फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट ऑफ अपोलो वाज 1968 एंड इज सक्सीड इन लैंडिंग फर्स्ट ह्यूमन ऑन द अर्थ मून, ठीक है, 1969। एंड ये कौन सा मिशन था, अपोलो 11, ठीक है जी। और ये कौन से रॉकेट से लॉन्च करा गया था, सैटर्न 5। और कहाँ से लॉन्च करा गया था, कैनेडी, जहाँ से बेसिकली मेनली इनके सारे के सारे जो मिशन है वो लॉन्च करे जाते थे, कैनेडी स्पेस सेंटर। ये कहाँ पर है, मेरिट आइलैंड, फ्लोरिडा, ठीक है जी। टोटल आई थिंक 17 अपोलो मिशन थे, एक बार इसको आप गूगल कर लेना, 17 थे, ठीक है टोटल। और मेनली जो अपोलो मिशन था जिसमें फर्स्ट ह्यूमन ने स्पेस में एंटर करा था, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और 3% थे वैसे, मेनली आपने याद रखना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अप्रोक्स इन्होंने 2.5 आवर का टाइम बिताया था स्पेस में, ठीक है। चलिए एक बार क्विज़ को देख लेते हैं जो हमने क्विज़ डिस्कस करी थी। प्लिमसोल लाइन इज़ अ रेफरेंस लाइन इज़, तो प्लिमसोल लाइन है बेसिकली रेफरेंस लाइन शिप की, ठीक है जी। डिटेल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर एक बार देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, और होपफुली आपको सभी के सभी जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे वो समझ में आए होंगे। अगर इनकेस आपका कोई डाउट आता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।